हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एवरीवन। चलिए, आज हम आ चुके हैं अपने चैप्टर्स 4 पर। क्लास 6 सोशल साइंस जो सीरीज चली आ रही थी, उसके आज चैप्टर 4 को हम पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? टाइमलाइन एंड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो बेसिकली हम टाइमलाइन के बारे में जानेंगे, टाइमलाइन क्या होती है और हिस्ट्री के सोर्स क्या क्या है। बेसिकली आज की क्लास ना मेजरली मैं इंट्रोडक्टरी क्लास रखने वाला हूँ, जिससे आपको हिस्ट्री का एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हो जाए कि भाई हिस्ट्री पढ़नी कैसे है, हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हमें और देखने को मिलेंगी या जानने को मिलेंगी उसके बारे में। ठीक है। तो बेसिकली आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है? टाइमलाइन के बारे में जानने वाले हैं, मतलब टाइम फ्रेम के बारे में जानने वाले हैं कि टाइम हम कैसे मेजर करते हैं, क्या तरीके होते हैं उसे मेजर करने के, या फिर क्या टाइम कभी जीरो भी होता है, ये भी जानेंगे। ठीक है। और हिस्ट्री के सोर्सेज क्या है, मतलब हिस्ट्री पढ़ने तो जाते हैं, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? सिंपली पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसके सोर्स क्या है, किस किस तरीके से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं, आपको कोई भी सबसे पुरानी मेमोरी क्या है आपकी? मतलब आज से मेजरली कितनी पुरानी हो सकती है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल? इससे ज़्यादा अगर आप ओल्ड हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं, तो 50 ईयर्स पुरानी कोई मेमोरी हो सकती है, 70 ईयर्स या 100 ईयर्स। ठीक है। लगभग आपकी मेमोरी इतनी ही हो सकती है कि आपके सामने कोई इंसिडेंट हुआ है तो आपने ये देखा है, तो लगभग इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। ठीक है। तो आपने ऐसी कुछ चीज़ें। अब लेकिन अगर हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अगर हम जानना चाहें कि इससे पहले क्या अंग्रेजी शासन हुआ करता था, ब्रिटिश कॉलोनी थे हम, तो अच्छा, ब्रिटिश कॉलोनी थे। मैंने एक वर्ड यूज किया, ब्रिटिश और कॉलोनी। अगर आपको ये वर्ड क्लियर नहीं है ब्रिटिश कॉलोनी का मतलब क्या होता है, तो ये भी हम आगे जानेंगे, तो उसके लिए बने रहिए। तो ब्रिटिशर्स भाई आज से 200 साल पहले आए, लगभग 200-250 साल रहे। ठीक है। उन्होंने हम पे लगभग 200 साल के आसपास राज भी किया। ठीक है। और लेकिन अगर इससे पहले हम क्या जानना चाहें, इससे पहले और क्या क्या होता था, क्या क्या हमारे मैप की यानी हमारे इंडिया की बाउंड्रीज क्या क्या थी, क्या जो आज प्रेजेंट में इंडिया में दिखाई देता है, क्या इतना ही है या इससे भी बड़ा हुआ करता था या इससे छोटा हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम जानना चाहें और पीछे जाएं, ऋग वैदिक काल में जाएं, जहाँ वेदास शुरू हुए थे, लिखना शुरू हुआ था, या राइटिंग, लिखने की आदत, यानी कब हमने एक्सप्लोर की। और अगर उससे भी पहले जाना चाहें, उससे भी और पहले जाना चाहें, तो ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। और उससे भी पहले जाना चाहें तो ह्यूमंस के अलावा हमारी जो प्यारी अर्थ है वो कैसे बनी, इसके बारे में जानना हो। तो ऐसे काफी सारे सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में या फिर इस पूरे हिस्ट्री वाले सेशन में, थीम बी में, जो टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट है, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट तो नहीं इसमें? समझ में आ रहा है क्या क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए, एक एच कैर ने एक बात बोली है, उसको हम पढ़ लेते हैं। ये आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में, जब एनसीईआरटी आप ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। हिस्ट्री क्या है? एक अनएंडिंग डायलॉग है, मतलब ये ना खत्म होने वाला डायलॉग है, बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। किस किस के बीच में? एक तो आपके प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। ठीक है। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला उसको भी डिस्कस कर लेंगे, एक बार इसे कंप्लीट कर लेते हैं। बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे, आज की जो सोसाइटी हमें देखने को मिलती है, विच मीन्स प्रेजेंट सोसाइटी जो हमें देखने को मिलती है, द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स पास्ट, तो प्रेजेंट की जो सोसाइटी हमें देखने को मिलती है, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ पास्ट, इन दोनों के बीच। ठीक है। एक अनएंडिंग डायलॉग है। वी केयरफुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली, हम बहुत अच्छे से अपने प्रेजेंट को तो समझ सकते हैं, किसकी लाइट में? इन द लाइट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट की मदद लेते हुए हम अपने प्रेजेंट को तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। एक बेसिक सा एग्जांपल मैं यहां पर लेना चाहूंगा, विच मीन्स मान लीजिए आपका कल एक एग्जाम है।
टुमारो यू हैव अ टेस्ट, एक एग्जाम है जिसके बारे में आपको 1 साल पहले से पता था कि ये एग्जाम आपका इस दिन कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो आप उसे क्रैक कर ले जाएंगे, विच मीन्स आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन 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 अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, यू आर गोइंग टू परफॉर्म बैड। ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े बहुत अच्छा कर रहा है, या फिर आपकी प्रीवियस नॉलेज हो सकती है जब आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम पास्ट में जो एक्टिविटीज करते हुए आए हैं वो हमें प्रेजेंट में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हुए दिखता है। ठीक है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होती है। अगर आप काफी लंबे समय से अच्छे से एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं तो प्रेजेंट में आपकी बॉडी अच्छी शेप में होगी, राइट। ठीक है, और फ्यूचर में और अच्छी शेप में जा सकती है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन होगा। क्लियर है इतना, समझ में आया। तो पास्ट प्रेजेंट से कैसे रिलेट करता है, या हमारा जो प्रेजेंट है आज वो पास्ट से कैसे रिलेट करता है, आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर। अब इस बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो इस चैप्टर के मेन टॉपिक जो रहने वाले हैं कि हम हिस्टोरिकल टाइम को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें टाइम मेजर करना भी सीखें, किसी चीज को देखना है कि वो कितनी पुरानी है, कितने समय पहले हुई है, इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, और सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज रहने वाली है, जो आपके अलग अलग सोर्स हैं वो हमें हिस्ट्री को समझने में कैसे मदद करते हैं। मतलब कोई भी, अब सोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स का मतलब क्या होता है, जो आपके स्रोत हैं वो कैसे हेल्प करते हैं हिस्ट्री को समझने में। तो मान लीजिए पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई है, पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई है तो उसके कुछ रिमेनिंग्स भी रहे होंगे, कुछ रिमेनिंग्स रहे होंगे, या फिर कुछ इम्पैक्ट तो रहा होगा जो वहां पर फ्यूचर में देखने को मिलेगा, तो उससे स्टडी करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं करंट अफेयर से ले रहा हूँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी का, जब ये हुई थी उसके इम्पैक्ट हमें आज भी देखने को मिलते हैं। आपका न्यूक्लियर जो अटैक हुआ था हिरोशिमा नागासाकी पर, उसके इम्पैक्ट हमें आज भी देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम पास्ट को, जो अपनी हिस्ट्री को है, अलग अलग सोर्स से, अलग अलग तरीके से। अब हिस्ट्री के सोर्स कैसे हो सकते हैं, कुछ लिटरेरी सोर्स हो सकते हैं, मतलब किसी ने कुछ लिख के छोड़ दिया हो, बताया हो उस समय कैसी चीजें होती थी, या फिर आपको कुछ पॉटरी मिल सकती हैं, मतलब कोई सामान मिल सकता है जो उस समय का रहा हो, या फिर कोई ना कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब ये इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, इनको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए ये वर्ड्स आप थोड़ा सा अपने लिए फ्रेंडली कर लेंगे। ठीक है, ये सारे सोर्सेज होते हैं। क्लियर है इतना, और भी काफी सारे सोर्सेज के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा इस चैप्टर में। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर उसके बाद आते हैं हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव। अब जो पुराने लोग थे, विच मीन्स अर्ली ह्यूमंस थे, वो रहते कैसे थे उसके बारे में जानेंगे। ये 3 मेजर क्वेश्चन है। पहला, हम टाइम को मेजर करने वाले हैं कि हिस्टोरिकल टर्म्स में टाइम को कैसे मेजर किया जाता है। हिस्ट्री को पढ़ने के या समझने के उसके वेरियस यानी अलग अलग सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, और जो शुरुआती लोग थे वो कैसे रहते थे। इन 3 मेजर क्वेश्चंस के बारे में हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आए। तो अब आपको ये जो इमेज बैकग्राउंड में जो इमेज दिख रही है, इंटरेस्टिंगली ये आपको कहाँ की इमेज दिखेगी, आप में से जो जो दिल्ली रहते हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप यहाँ जरूर जाके आइएगा। ये है बच्चों नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, जो देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सच म्यूजियम प्रिजर्व्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट सच एज स्टैचूज, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, ऑल ऑफ विच हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। तो इस म्यूजियम में आपको स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे, कॉइन्स देखने को मिल जाएंगे, ऑर्नामेंट्स
देखने को मिल जाएंगे, तो जो कि हमें किस में मदद करते हैं, ताकि हम हिस्ट्री को और अच्छे से समझ पाएं, इसमें हमारी मदद करते हैं। तो ये नेशनल म्यूजियम कहाँ देखने को मिलता है, न्यू दिल्ली में। जो भी बच्चे दिल्ली रहते हैं, एक बार प्लीज फ्री टाइम में, ऐसे नहीं है सर ने बोल दिया तो अभी के अभी निकल लो, तो फ्री टाइम में यहाँ जरूर घूम के आएंगे। अगर कोई बाहर भी रहता है, जब भी आपका दिल्ली आने का मौका मिले, तो आप यहाँ जरूर जाकर आएंगे। बहुत अच्छी जगह है, और टिकट भी काफी कम है। आई थिंक टिकट लगता भी है कि नहीं, वो आप देख लेंगे, बट मिनिमम टिकट है। और ये बहुत बड़े एरिया में बना है, विच मीन्स काफी काफी टाइम लग जाएगा आपको घूमने में। कम से कम आपको 2-3 आवर्स, अगर आप डिटेल में देखते हुए सारी चीजें एक्सप्लोर करते हुए उनको समझते हुए घूमना चाहते हैं, तो आपको 2-3 आवर्स लग जाएंगे। तो एक बार यहाँ जाकर जरूर आएंगे, तो आपको भी समझ में आएगा कि हिस्टोरिकल थिंग्स हमारे प्रेजेंट में जो हम देखते हैं, जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के कॉइन्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, स्टैचूज हैं, वो हमें पास्ट को समझने में कैसे कैसे हेल्प करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्लॉथिंग्स भी दिख जाएंगी जो ट्राइब्स पहनते हैं या पहनते थे, वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। उनके वेपन्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि वो किस तरीके के औजार या फिर किस तरीके के हथियार यूज़ किया करते थे। इन सब के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार ज़रूर जाके आएंगे। क्लियर है इतना? तो बाकी जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, वो एक बार इसे गूगल पर सर्च करेंगे और इसकी इमेजेस देख लेंगे। बाकी एक आपको ये अंदर की सेम टू सेम आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। ये अंदर की एक इमेज मैंने यहाँ पर लगाई है, ये वहीं की फोटो है, तो इसे भी देख लेंगे, कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, चलिए। अब कुछ टर्म्स, अब जैसे हमने आपको शुरू में बताया था, कुछ टर्म्स जैसे हमने जोग्राफिकल टर्म्स याद किए थे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होते हैं, ऐसे ही सिमिलर और भी काफ़ी टर्म्स हमने पढ़े थे। ऐसे ही आपको हिस्टोरिकल टर्म्स या हिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स भी कुछ देखने को मिल जाएंगे, जिनके बारे में हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री का बच्चों सिंपल सा मीनिंग बताया जाए तो ह्यूमन पास्ट को जो हम पढ़ते हैं ना, उसे बेसिकली हिस्ट्री बोल देते हैं। क्लियर है, बहुत ही कॉमन सा टर्म है हिस्ट्री। हिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, ह्यूमन पास्ट की स्टडी को हम हिस्ट्री बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है फॉसिल्स। फॉसिल्स बच्चों क्या होते हैं, इम्प्रेशंस ऑफ फुटप्रिंट्स और पार्ट ऑफ प्लांट्स एनिमल्स आर फाउंड प्रिजर्व विद इन द लेयर ऑफ सॉइल और रॉक्स। मतलब सिंपल सा इसको अगर मैं लेमन टर्म्स में समझाऊं, तो रिमेनिंग्स होते हैं। रिमेनिंग्स किस चीज के, जो पुराने लोग पुराने प्लांट्स कहीं दबे रह गए हों, या फिर कुछ एनिमल्स कहीं जब भूकंप आया या फिर आपकी सुनामी आई या फिर आइस मेल्ट होनी शुरू हुई, इस समय जो भी लोग पेड़ एनिमल्स जो उसके नीचे दबे रह गए, कुछ मार्क्स दबे रह गए, वो उन चीजों को हम क्या, फॉसिल्स बोल देते हैं। जो कि आपको कहाँ देखने को मिल जाते हैं, जब भी किसी चीज की खुदाई की जाती है, तो सॉइल या रॉक के अंदर, या काफी सारी लेयर्स जो होती हैं सॉइल की, तो उनकी खुदाई करते समय बीच में अक्सर कर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब एरा क्या होता है। काफी लोगों ने एक एरा एरा वर्ड जरूर सुना होगा। ये क्या है, एक टाइम को नापने का डिस्टिंक्टिंग पीरियड बोलते हैं। ये एक टाइम होता है जिसे हम एरा बोलते हैं। ठीक है, अभी इतना समझ लेंगे, बाकी मैं डिटेल में और भी बताऊंगा। मल्टीपल टाइम्स ये हमें देखने को मिलेंगे, तो मैं और डिटेल में ही बताऊंगा। अब ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या होता है, जो आज प्रेजेंट में हम कैलेंडर यूज करते हैं उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जिसमें आप 12 मंथ्स देखने को मिलते हैं, 365 या लीप ईयर में 366 डेज देखने को मिलते हैं। उसे इस टाइप के कैलेंडर को हम क्या बोलते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जो प्रेजेंट डे में आप लोग अक्सर कर यूज करते हैं, अपने कॉमनली घरों में यूज करते हैं। और जो हिंदी कैलेंडर हम यूज करते हैं, कैलेंडर बहुत सारे होते हैं, हर एक रिलीजन का कैलेंडर देखने को मिल जाता है। हिंदी कैलेंडर देखने को मिल जाता है, हिंदी मीन्स हिंदू कैलेंडर देखने को मिल जाता है, आपको मुस्लिम कैलेंडर देखने को मिल जाता है, आपको जूइश कैलेंडर देखने को मिल जाता है, पारसीज कैलेंडर देखने को मिल जाता है। इन विच मीन्स कैलेंडर में डिटेल्स तो वही रहती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपको उस रिलीजन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, और जैसे कि जो आपका हिंदू कैलेंडर है उसे पंचांग भी बोलते हैं, पंचांग।
ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे, मैं बताऊंगा आगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो प्रेजेंट डे में हम कैलेंडर यूज करते हैं, उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। द कैलेंडर नाउ वी यूज्ड द वर्ल्ड ओवर, इट हैज 12 मंथ्स, 365 डेज, और लीप ईयर होता है हर 4 साल बाद। हाउएवर सेंचुरी ईयर्स, फॉर एग्जांपल, कुछ सेंचुरीज भी लीप ईयर रही हैं, जिनके एग्जांपल ये हैं 1800, 1900, 2000, ये क्या थी, लीप ईयर थी। और जो 400, 400 के मल्टीपल्स में हमें लीप ईयर देखने को मिल जाते हैं। 3 सेंचुरी ईयर्स एवब ओनली 2000, मतलब 3 सेंचुरी के बाद 2000 एक लीप ईयर था। ठीक है, अब समझ में आ गया ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, हिस्ट्री, फॉसिल, एरा, ग्रिगोरियन कैलेंडर। फिर उसके बाद आते हैं ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस क्या होता है, फेवरेबल और ब्रिंगिंग लक, फॉर इंस्टांस एन ऑस्पीसियस बिगनिंग। मतलब फेवरेबल जो चीज होती है, जो कि लक लेके आती है, कुछ अच्छी चीज होती है, उसे हम ऑस्पीसियस बोल देते हैं। अब उसके बाद इन तीन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अक्सर अगर आपको सेंचुरी सुनने को मिल जाता है, डिकेड सुनने को मिल जाता है, पर मिलेनियम सुनने को नहीं मिलता, तो ये देख लेंगे। डिकेड बच्चों क्या होता है, जैसे एक, अगर 12 मंथ है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एक ईयर बोल देते हैं। ठीक है, एक साल बोल देते हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स, मतलब अगर 10 साल का समय है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एक डिकेड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक डिकेड बोल देते हैं। और 10-10 साल के 10 मिल जाए, मतलब ऐसे 100 साल हो जाएं, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, सेंचुरी बोल देते हैं। समझ में आया, क्या बोल देते हैं, सेंचुरी। अगर 12 महीने हैं, 365 दिन है, तो उसे हम बोलते हैं एक ईयर। और ऐसे ऐसे एक ईयर मिला मिला के अगर 10 बार उसे मिला दिया जाए और 10 साल हो जाए, तो उसे हम बोल देते हैं डिकेड। और 10-10 साल को 10 टाइम मिलाया जाए, 100 साल हो जाए, तो उसे हम बोल देते हैं सेंचुरी। और सिमिलरली 100-100 साल को 10 बार मिलाएंगे, तो हो जाएंगे 1000 साल। और इस पूरे टाइम पीरियड को क्या बोल देते हैं, मिलेनियम बोल देते हैं, पीरियड ऑफ 1000 ईयर। ठीक है, तो 10 साल के समय को हम क्या बोलते हैं, डिकेड। 100 साल के समय को हम बोल देते हैं सेंचुरी। और 1000 साल के समय को हम बोल देते हैं क्या, मिलेनियम। और इंग्लिश में इसका प्लूरल वर्ड जो होता है मिलेनियम का, वो मिलेनियम्स या मिलेनिया बोलते हैं। ठीक है, कहीं पर आपको मल्टीपल मिलेनियम है, 3-4 मिलेनियम का समय अगर आपको दे रखा है, 5 मिलेनियम, 10 मिलेनियम दे रखा है, तो उसे मिलेनिया भी बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये जस्ट नोट करने वाली बातें हैं, तो आप इन्हें एक बार जरूर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, इतना क्लियर है। चलो एक बार और रिवीजन करते हैं। हिस्ट्री क्या होता है, ह्यूमन पास्ट को हम हिस्ट्री बोल देते हैं। फिर उसके बाद फॉसिल देखा, फॉसिल क्या होता है, फॉसिल क्या होता है, प्लांट्स के पार्ट, एनिमल के जो लेयर्स में, सॉइल के लेयर्स में दबे रह जाते हैं या रॉक में दबे रह जाते हैं और प्रिजर्व रहते हैं काफी लंबे समय तक, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोल देते हैं। एरा, एक पीरियड ऑफ टाइम को हम एरा बोल देते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर, आज जो कैलेंडर हम यूज करते हैं उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। प्रेजेंट आप सभी के घर में देखने को मिल जाएगा। ऑस्पिशियस, कोई फेवरेबल या ब्रिंग लक लाने वाली चीज को हम ऑस्पिशियस बोल देते हैं। फिर उसके बाद हमने जाना 12 मंथ का पीरियड को हम बोलते हैं एक साल। और 10 ईयर के पीरियड को हम बोल देते हैं डिकेड। और 100 ईयर के पीरियड को हम बोल देते हैं सेंचुरी। और 1000 ईयर के पीरियड को हम बोल देते हैं क्या, मिलेनियम। ठीक है, और अगर बहुत सारे मिलेनियम इकट्ठे हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, मिलेनिया। क्लियर है, आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए आगे बढ़ें। फिर उसके बाद सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, शुरू में हम देख के आए ना, सोर्सेज, हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। कोई प्लेस हो, पर्सन हो, या फिर कुछ लिखा हुआ हमें मिल जाए, कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए, जिससे हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल पाए। किसके बारे में, पास्ट में हुई किसी इवेंट के बारे में या उस पीरियड के बारे में, तो हम उसे बोल देते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब ये हिस्ट्री का स्रोत है कि यहाँ से हमें ये चीज जानने को मिल रही है। अब हिस्टोरियन कौन होते हैं, हिस्टोरियन वो व्यक्ति होते हैं जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, विच मीन्स जो कि हिस्ट्री को, पास्ट को स्टडी करते हैं या लिखते हैं पास्ट के बारे में, उसे हम क्या बोल देते हैं, हिस्टोरियन बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि स्टडी करती है किस चीज को,
हाउ इन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस सर्टेन फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक गेट पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है कि भाई हम देख लेते हैं कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस में कोई एक फीचर जो हमें देखने को मिल रहा है या कोई कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है, वो कैसे पास हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन तक। जैसे अक्सर अगर आपने सुना होगा कि इसमें तो पापा के जेनेटिक्स हैं, बच्चे में पापा के जेनेटिक्स हैं या मम्मा के जेनेटिक्स हैं, या फिर ये दादाजी की तरह बहादुर है। या फिर इसमें किसी और रिलेटिव की तरह वो क्वालिटी है। तो इसमें उसके जीन्स यानी जेनेटिक्स आ गए हैं। सिंपल शॉर्ट टर्म में हम जीन्स भी बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए वो उसके फादर रनर थे, तो बच्चा भी तेज दौड़ता है, तो हम ये बोल देते हैं कि बच्चे में पापा के जीन्स आ गए हैं, यानी उनके जेनेटिक्स आ गए हैं। या फिर ऐसा, मम्मी बहुत केयरिंग थी तो बच्चा भी केयरिंग निकला, तो क्या बोल देते हैं कि मम्मा के जीन्स आ गए हैं बच्चे में। तो यानी उनके जेनेटिक्स आगे फर्दर जनरेशन में ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन ये सभी में देखा जाता है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, सभी लोगों में देखा जाता है। अब आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ बच्चों, अच्छा पुनर्जन्म या फिर ऐसी चीजें हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, ये सारी चीजें सभी ने सुनी होंगी। तो ये आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट ना वहीं से निकल के आता है। ठीक है। आफ्टर लाइफ, अ लाइफ दैट बिगिन आफ्टर डेथ। आफ्टर लाइफ का सिंपल मतलब ये होता है वो लाइफ जो कि डेथ के बाद शुरू होती है, यानी मरने के बाद शुरू होती है। इसका कॉन्सेप्ट देखो हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, ये निकल कर आया है कि काफी सारे जो पुराने ह्यूमंस थे ना, वो आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे, मतलब डेथ के बाद वाली लाइफ में भी बिलीव करते थे। जैसे आज भी हमें अक्सर कर देखने को मिल जाता है कि ऐसे बुरे कर्म मत करो, नहीं तो क्या बोलते हैं बाद में भटकना पड़ेगा, या फिर आपको नरक की आग में जलाया जाएगा। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये आफ्टर लाइफ यानी डेथ के बाद वाले कॉन्सेप्ट होते हैं कि भगवान आपको माफ नहीं करेगा अगर आप बुरा करोगे, अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, या फिर ऐसी चीजें हमें जो देखने को मिलती हैं। ये आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है, और इसे हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पुराने लोग इनमें बिलीव करते थे, जो पास्ट में लोग थे। तो उनके बारे में भी जानेंगे। फिर वेलफेयर, वेलफेयर तो सभी को पता ही होगा, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और वेलबींग। ठीक है, वेलफेयर होता है। हेमलेट, अब ये एक इंटरेस्टिंग एक नया टर्म है, जो लोग अभी अभी हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो वो ऐसे टर्म्स को जरूर याद रखेंगे। हेमलेट, हेमलेट क्या होता है, एक स्मॉल सेटलमेंट होता है या एक छोटा गांव बोल सकते हैं ऐसे। मतलब कुछ 100 लोग या 50 लोग या फिर कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह रहना शुरू कर दे और साथ में काम करता रहे, तो उसे क्या बोल देते हैं, हेमलेट बोल देते हैं। हेमलेट क्या है, एक विलेज की स्मॉल एंटिटी होता है, विलेज से छोटा होता है। ठीक है। तो अगर बहुत सारे हेमलेट मिल जाए तो एक विलेज बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, एक विलेज बन जाता है। तो हेमलेट, ये समझ लीजिए जैसे हमने वहाँ हिल्स वाले चैप्टर, माउंटेन्स वाले चैप्टर में हिल को छोटा भाई बोला था, ऐसे ही विलेज का छोटा भाई कौन है, हेमलेट। आई होप ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। एक स्मॉल सेटलमेंट को हम हेमलेट बोलते हैं, विलेज का छोटा भाई। क्लियर है। चलो एक बार और क्विक रिवीजन करते हैं इन टर्म्स का, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में जाना। हिस्ट्री क्या होता है, ह्यूमन पास्ट को पढ़ने को हम हिस्ट्री बोल देते हैं। फॉसिल, फॉसिल क्या होते हैं, फुटप्रिंट्स या फिर प्लांट्स के पार्ट, एनिमल्स, जो कि सॉइल की लेयर में या रॉक की लेयर में प्रिजर्व रखे रहते हैं काफी हजारों सालों तक, जिनसे हमें हिस्ट्री को पढ़ने में या फिर कुछ नए रिसोर्सेज मिलते हैं, उन्हें हम फॉसिल्स बोल देते हैं। एरा, एक पीरियड ऑफ टाइम को हम एरा बोलते हैं। जॉर्जियन कैलेंडर, आज के समय में जो प्रेजेंट टाइम में 12 मंथ वाला जो कैलेंडर हम यूज करते हैं उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, सॉरी ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस किसी अच्छी चीज को ऑस्पिशियस बोलते हैं, अच्छी शुरुआत को ऑस्पिशियस बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमने ईयर के बारे में जाना, जिसमें 12 मंथ होते हैं उसे हम ईयर बोल देते हैं। लेकिन अगर जिसमें 10 साल होते हैं, 10 ईयर्स होते हैं, उसे हम डिकेड बोल देते हैं। 100 ईयर होता है उसे सेंचुरी बोल देते हैं, और 1000 ईयर होते हैं तो उसे मिलेनियम बोल देते हैं। ठीक है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कोई प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिससे हमें पास्ट इवेंट या फिर पुरानी कोई हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बोल देते हैं। हिस्टोरियन कौन होता है, जो हमें पास्ट के बारे में लिखता है या पास्ट के बारे में पढ़ता है, जानकारी इकट्ठी करता है, उसे हम हिस्टोरियन बोल देते हैं। जेनेटिक्स,
कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर जो कि प्लांट, एनिमल या ह्यूमंस में अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उसे हम जेनेटिक्स बोल देते हैं। आफ्टर लाइफ के बारे में जाना, आफ्टर लाइफ डेथ के बाद जो लाइफ हम देखते हैं या फिर जिस पे बिलीव करते हैं, उसे हम आफ्टर लाइफ बोल देते हैं। वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है वेलबींग, हेल्थी, प्रॉस्पेरिटी। हैमलेट, हैमलेट कौन था? विलेज का छोटा भाई, मतलब एक स्मॉल सेटलमेंट को हम हैमलेट बोल देते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आज की क्लास में मैं यहीं तक रखूंगा। ये बेसिकली आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी हिस्ट्री के बारे में, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम हिस्टोरिकल टाइम, सोर्सेज और अर्ली ह्यूमंस की लाइफ कैसी थी उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। जैसे कि आज कि हम पास्ट के बारे में कैसे स्टडी करते हैं, तो आज की क्लास से आपको कुछ तो आइडिया पड़ा होगा पुराने सोर्सेज से, उनके जेनेटिक्स से, जीन से, ठीक है। ये भी बढ़ के आया ना, उनकी टाइमलाइन से, ठीक है। पास्ट में कोई इवेंट हुआ है, या फिर हमें कोई इंस्क्रिप्शन या मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली है, टेक्स्ट मिले हैं, या कोई प्लेस से कुछ पता चलता है, या फिर फॉसिल से। इन सब चीज़ों की मदद से इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है और एक्सपेक्टेशंस या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, एक स्टोरी बना ली जाती है जिससे हमें पास्ट का पता चलता है कि वहाँ पर शायद ऐसी चीज़ें होती होंगी। 1000 साल पहले क्या होता था एग्जैक्टली exactly हमें भी नहीं पता, लेकिन इन सब चीज़ों से, ये जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, इन सब चीज़ों से जो जो इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि एग्जैक्टली वहां पर क्या क्या होता था, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, कैसे उन्होंने शुरुआत की होगी, या फिर कैसे वो आगे ग्रो करना शुरू किए होंगे, कैसे आप फिर धीरे धीरे लोगों ने हेमलेट्स बनाए होंगे। हेमलेट्स के बाद पहले तो सेंस ऑफ इंडिविजुअलनेस कुछ नहीं होता था, मतलब लोग पहले तो शुरुआत में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था कि भाई ये मेरी ज़मीन है, ये तेरी ज़मीन है। पहले तो पूरा लोग ट्राइब्स वगैरह होते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, जो मिल गया सो खा लिया, हंटिंग करते थे। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट आया होगा, हेमलेट जैसा कॉन्सेप्ट आया होगा, विलेज बने होंगे, टाउन बने होंगे, फिर कहीं एक राजा बना होगा, फिर उसके बाद आपका बाहर आक्रमण करके दूसरी चीज़ें कब्जा करनी शुरू की होंगी, फिर उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में भी सोचा होगा। रिसोर्सेज, पहले तो सभी लोग क्या करते थे, सिर्फ अपने खाने के बारे में सोचते होंगे, फिर उसके बाद रिसोर्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा कि बरसात, गर्मी, सर्दी भी होती है जहाँ बाहर नहीं निकल सकते, या फिर रिसोर्स जमा करके रखना जरूरी है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हमने शुरू की होंगी। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं फैमिली वाला कॉन्सेप्ट भी आया होगा, लार्ज फैमिली वाला कॉन्सेप्ट भी आया होगा, आपका डोमेस्टिकेशन, एनिमल का डोमेस्टिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आया होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये टाइमलाइन आपको कुछ देखने को मिलती है, तो इन सबको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। और बिफोर वी मूव फर्दर, आई मेड सम रिक्वेस्ट टू यू, तो उनके बारे में पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, इतनी जगह बहुत है मेरे लिए, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो आज मैंने समझाई हैं वो समझ में आई होंगी। तो देखो, हिस्ट्री को बेसिकली काफ़ी लोग टफ, डिफ़िकल्ट मानते हैं कि हिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट है, याद नहीं रहती। लेकिन हिस्ट्री ना वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री को पढ़ने का बच्चों तरीका, मेन तरीका क्या होना चाहिए कि आप हिस्ट्री को ना एक स्टोरी की तरह पढ़ो। जैसे मैंने आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, अगर आप इन्हें रिलेट करके पढ़ पाओगे तो आपको बहुत बहुत आसान लगेगी हिस्ट्री। जैसे कुछ नए टर्म्स आते हैं, हेमलेट जैसा टर्म आपको देखने मिलेगा, तो ऐसे टर्म्स आपको एक दो बार रिवाइज करने पे याद रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को स्टोरी की तरह पढ़ो तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे, उसके इवेंट्स आपको धीरे धीरे याद रह पाएंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स अगर आप उन्हें ऐसे ही बीच में टाइमलाइन के थ्रू मार्क करते चलेंगे, तो
हिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है। अब इसका नेगेटिव चीज क्या है, सेकंड, कि आपने सोचा कि ये तो बहुत इजी है, ऐसी स्टोरी याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्सर कर जब भी हम रिवाइज नहीं करते हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि रिवीजन पे बहुत ध्यान देना है, बहुत जरूरी है रिवीजन। तो अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो ये इवेंट्स ना आपको कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं कि यार ये पर्टिकुलर इवेंट इस साल में हुआ था या इस साल में हुआ था, या इन दोनों के बीच में आगे पीछे, ऐसे ऐसे कंफ्यूजन बहुत सारे आते हैं। फिर हेमलेट विलेज से छोटा था या फिर विलेज छोटा था हेमलेट से, ऐसे कंफ्यूजन भी आ सकते हैं। ठीक है, अक्सर कर देखने को मिलते हैं कि भाई सिंपल सिंपल से कंफ्यूजन कितना, आज तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि ये हैमलेट छोटी एंटिटी होती है, विलेज इससे बड़ा होता है, बहुत सारे हैमलेट मिलके विलेज बना देते हैं। अच्छा, सेंचुरी, सेंचुरी का समय 10 ईयर का था, 100 ईयर का था, तो शायद 10 ईयर का था। नहीं नहीं, 100 ईयर का था या 1000 ईयर का था। अच्छा, 1000 ईयर भी पढ़ के आए थे। सेंचुरी तो हमने सुना था, डिकेड भी सुना था, लेकिन 1000 ईयर वाले टाइम को क्या बोलते हैं? मिलेनिया, मिलेनियम, मिलेनियम, ऐसा कुछ बोलते हैं। मिलेनियम बोलते हैं, ओ, ओके ओके, मिलेनियम बोलते हैं। तो ऐसे कंफ्यूजन आपको देखने को मिल जाते हैं अगर आप मल्टीपल रिवीजन नहीं करते हैं, बार बार नहीं देखते हैं। एटलीस्ट आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है 5 to 10 टाइम्स, ये मिनिमम बता रहा हूँ। मैं भी आपको हर क्लास में रिवाइज कराता हूँ, तो कम से कम आप 5 टाइम्स तो यहाँ से रिवाइज करके जाते हैं, तो एटलीस्ट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है 5 more टाइम्स, एटलीस्ट 3 more टाइम्स आप रिवाइज करें इन चीज़ों को। ठीक है, इसके अलावा अदर देन और स्टडी वाला जोन, प्लीज, आप लोग काफी सारे लोग देखते तो हैं, सारी वीडियोस भी देखी हैं, व्यूज भी हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब और लाइक। अगर आपका फीडबैक ऐसा है कि सर कुछ और ऐड करना चाहिए या फिर आपको कोई और सीरीज भी चलानी चाहिए, क्योंकि ये सीरीज जो NCERT की सीरीज है, ये कंटिन्यू रहने वाली है, ऐसे ही चलने वाली है। इसके अलावा साइमल्टेनियसली आप चाहते हैं कि कोई और चीज़ भी आपको पढ़नी है, या फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड है, कोई भी अगर ऐसी चीज़ है तो वो भी मैं लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ लेट मी नो, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड गिव योर पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा भी आपको लगता है वो फीडबैक भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लास्ट में जाते जाते, जय हिंद, जय भारत।